नहीं, आंसर तुम एक बार मिला लो इसमें से। जी सर, ओके सर। तो आज हम लोग ये डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस किया था डिराक डेल्टा फंक्शन। तो देखो, डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होता है। ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है। तो आज हम लोग ये डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक साइंटिस्ट का नाम है डिराक, उसके नाम के ऊपर इस फंक्शन का नाम रखा गया है डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, अब डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन एज दिस। इससे आगे वाले इसमें दिया हुआ था ना डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। ये वाला चीज हम लोग को याद रखना है कि डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला है। इसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, इस लेक्चर नोट में यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट का ये फॉर्म है रेडियल कंपोनेंट के लिए, डाइवर्जेंस का ये वाला फॉर्म है। तो यही वाले फॉर्म को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है तो उसका रेडियल कंपोनेंट उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, और उसको 1/r² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर सपोज हम लोग के पास v एक फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन अगर इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन मतलब आर इनवर्स से गिरते जाता है। ये वेक्टर जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिरते जाएगा। तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग कहाँ पे इनकाउंटर करते हैं? 1/r² टाइप ऑफ फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकाउंटर करते हैं, है कि नहीं? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, 1/r² से चेंज होता है। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से चेंज होता है ना। जैसे जैसे यस आर सर, बढ़ते सुनाई दे जाता रहा है है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है स्क्वायर के हिसाब से। और कौन सा फील्ड है जो r² डिपेंडेंस दिखाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक और एग्जांपल हुआ। तो ऐसा बहुत सारा पोटेंशियल है जो r² रूल फॉलो करता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर लिए जो वेक्टर फील्ड लिए जो r² डिपेंडेंस दिखाता है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट, पहले इसका ये कैलकुलेट करते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालोगे, वी आर की जगह ये वैल्यू डालोगे। तो रेडियल कंपोनेंट इसका क्या है, 1/r² है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1/r²। तो 1/r² वी आर की जगह पे आया है। अब ये r² और ये r² कैंसिल हो जाएगा, ये r² और ये वाला r² दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट में, कांस्टेंट 1। अब ये कांस्टेंट को अगर इससे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? कांस्टेंट का अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन देते हो विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या आएगा? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर, फिर से क्वेश्चन बोलिए तो। यहाँ पे ये वाला पोर्शन समझ में आया। हम लोग एक पोटेंशियल लिए हैं या फंक्शन लिए हैं v, जो r² डिपेंडेंस दिखाता है। रेडियली फंक्शन कम होते जा रहे हैं, उसका वैल्यू यहाँ पे डाल दिए डाइवर्जेंस में। तो ये 1/r² हो जाएगा। तो r² कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। अब इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हो 1 का तो क्या आएगा?
तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जीरो वही ना होता सर, है, जीरो होगा। जीरो होगा। तो ये बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये देखो यहाँ पे, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ v, अगर v इज इक्वल टू दिस, तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज जीरो। अब हम लोग एक और कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे लास्ट में, डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम, इक्वल प्रूफ करने के लिए एक दूसरे को। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं क्लोज सरफेस पे, ठीक है। ये भी हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, पहले ये पोटेंशियल का फॉर्म यहाँ पे लिख दिए, 1/r² इंटू आर कैप, डॉट प्रोडक्ट है विथ एरिया। अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में इनफाइनाइटेसिमल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम लोग के पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, ये सपोज एक स्फीयर है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसमें अगर हम लोग को एक स्मॉल, तो इसमें अगर हम लोग को एक स्मॉल एरिया डिफाइन करना है, तो एरिया हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे एक ऐसा स्मॉल एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो कंपोनेंट में होगा, एक थीटा कंपोनेंट में होगा, बहुत दिक्कत कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग को स्मॉल एरिया, ये फिगर क्लियर हुआ तुम लोग का? ये वाला फिगर तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है, देखो यस ये सर। हम लोग का स्मॉल एरिया है, ठीक है। अब ये स्मॉल एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, ठीक है। ब्रेथ का एंगल कितना है, डी थीटा इंटू आर कर दोगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। वैसे ही ये वाला रेडियस इंटू ये जो स्मॉल एंगल है, ये क्या है, यहाँ पे फाई है, तो ये वाला स्मॉल एंगल होगा डी फाई। तो ये वाला लेंथ इंटू डी फाई कर दोगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो ये वाला क्या है, दिस इज आर ऑफ साइन थीटा, ये आर साइन थीटा करोगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। हम लोग को ये वाला लेंथ मिल गया आर साइन थीटा। अब इसको हम लोग को डी फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा, इसको डी फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। और एरिया का डायरेक्शन किस तरफ रहता है, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इससे अगर नॉर्मल बनाओगे इस छोटा सा एरिया में, तो ये कौन से डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए इसका डायरेक्शन ये रहा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इस दोनों का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये दोनों यूनिट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा।
इसमें ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास साइन थीटा डी थीटा, ये एक इंटीग्रेशन, और एक और इंटीग्रेशन बचेगा ये डी फाई। ये 0 to 360 2 पाई ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा का इंटीग्रेशन, हम लोग को एक ही बार करना है, तो थीटा होगा 0 to 180, यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको 360 तक नहीं करेंगे, बोलो तो क्यों? कोई बोल सकता है इसको 360 तक क्यों इंटीग्रेट नहीं करेंगे? इसको सिर्फ 0 to पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन तक ही इंटीग्रेट करेंगे, पूरा इंटीग्रेट नहीं करेंगे। कोई बता सकता है क्यों नहीं करेंगे? अभिषेक तुम बता सकते हो क्यों नहीं करोगे? पूरे रोटेशन में वो रुक जाओ आभूषण, इंटीग्रेशन करने के अभिषेक बाद रुक जाओ अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक यस सर। हाँ बताओ, इसमें क्यों नहीं होता है 180 डिग्री रोटेशन क्यों नहीं करेंगे हम लोग? जो थीटा का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको 180 डिग्री नहीं कर 360 डिग्री नहीं करके 180 में क्यों रुक जाएंगे? क्या चल रहा है? हाँ सर हमको तो ऊपर वाला ही नहीं सर, एंगल का ही मेजरमेंट करना है सर। हमको एरिया निकालना है पूरा इस सरफेस का, ये जो स्फीयर है इसका पूरा एरिया निकालना है, टोटल एरिया। क्लोज लूप में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये वाला जो इंटीग्रेशन है हम लोग का, ये क्या चीज में क्लोज सरफेस, माने पूरा सरफेस में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये जो हम लोग का स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर में चारों तरफ इंटीग्रेशन होना चाहिए सरफेस में। तो पूरे सरफेस में इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं ये फाई को 0 to 360 में रोटेट करवाया, तो यहाँ पे पूरा ये रोटेट होके ऐसे आ गया। अब थीटा को 0 to 180 कर रहे हैं, वापस घुमा के ऊपर नहीं लेके आ रहे, क्यों? इंटीग्रेशन समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? अभिषेक तुमसे बात कर रहा हूँ, समझ में आया इंटीग्रेशन? यस सर। समझ में आया तो फिर बताओ कि ये 180 क्यों होता है, 360 क्यों नहीं होता है? सर 180 सर ऊपर वाला है कोई सर, जो पॉजिटिव एंगल उसी को लेंगे ना सर। पॉजिटिव एंगल तो इस केस में हम लोग पूरा क्यों लेते हैं, 360 क्यों लेते हैं? ये देखो यहाँ पे थीटा 180 लोग है, यहाँ तक आया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट भी करवा रहे हैं फाई में। अगर 180 करके इसको फाई में पूरा 360 रोटेट कर दोगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा ना। थीटा को ऐसे 180 में रोटेट कराए तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बनेगा एक, हाफ सर्कल बनेगा। अब इस हाफ सर्कल को अगर ऐसे करके 360 में रोटेट कराओगे तो फुल स्फीयर बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको 180 तक ही इंटीग्रेट करते हैं। तो ये लिमिट सब समझना पड़ेगा, नहीं तो मेमोराइज करना पड़ेगा। समझोगे तो इजी हो जाएगा लिखना, मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं समझोगे तो ये सारा स्टेप सब मेमोराइज कर करके वहां पे जाके लिखना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई, और इसको जब 0 to 180 तक इंटीग्रेट करोगे तो इसका आएगा आंसर 2। तो ये हम लोग को मिलेगा 4 पाई। अब अगर इस ये दोनों इक्वेशन को हाँ क्या चीज, कुछ बोलो फिर से, कौन बोला, कोई क्वेश्चन तो बता। सर एक फिर से बताइए। ये वाला फिर से बताए, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला ये एरिया वाला समझ में आ गया? हिमांशु एरिया वाला समझ में आया? तो एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है? यस सर। हाँ एरिया वाला समझ में आ गया। अब हम लोग को इस एरिया को पूरे स्फीयर में सब जगह इंटीग्रेट करना है, सारा सरफेस कवर करना है।
तो वो कवर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मान लो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा को, तो थीटा को हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to 180 इंटीग्रेट किए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 to 180 इंटीग्रेट करोगे तो इस टाइप का एक सेक्शन मिलेगा, है ना, रेडियस कांस्टेंट है, 0 to 180 ऐसे इंटीग्रेट कर दिए, ये एक सेक्शन मिला। जब थीटा में इंटीग्रेट करोगे तो थीटा आवाज नहीं आ रही सर। हाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा इसलिए आवाज नहीं आ रही। ये हो गया हम लोग का एंगल थीटा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से यहाँ पे ये हो गया एंगल थीटा, तो इसको हम लोग यहां से थीटा 0 से स्टार्ट करके 180 तक इंटीग्रेट किए, तो ये वाला हम लोग को एक सेक्शन मिला। अब इसी सेक्शन को 360 में इस तरह से रोटेट करवा के इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, पूरा स्फीयर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसी को अगर 5 में अब 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो क्या मिलेगा, पूरा स्फीयर मिल जाएगा, तो हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे कंप्लीट हो गया। तो वही करने के लिए हम लोग इसको 5 को 0 to 180 इंटीग्रेट करते हैं और इसको 0 to 360 इंटीग्रेट करते हैं, इसको 0 to 180 इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखो अगर हम लोग इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसका डाइवर्जेंस 0 हो गया, तो ये डाइवर्जेंस 0 है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी 0 आएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब हम लोग कहीं पे कुछ एक गलती कर रहे हैं कोई स्टेप में, तो गलती कहां पर है, गलती है यहाँ पे, ये पोटेंशियल में। ये पोटेंशियल का केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग का r इक्वल टू 0 होते जाता है, ये वाला क्या होता है पोटेंशियल, ये जो v है, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा, जैसे जैसे हम लोग का रेडियस 0 होते जाएगा, टेंड्स टू 0, इस v का वैल्यू को क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। आवाज जा रही है मेरी तुम लोग के पास, यस सर यस सर। हाँ तो जैसे जैसे r 0 होगा वैसे वैसे ये वाला फंक्शन भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये सिंगुलरिटी हो जाता है इसमें, और ये वाला चीज इस डाइवर्जेंस में अकाउंट में नहीं लिया गया है, इसीलिए दिक्कत होता है। तो इस सबसे डील करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन इन वन डायमेंशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है। उसको लिखने का टेक्निक ये है, इस तरह से हम लोग डेल्टा लिखते हैं, इसमें ऐसे घुमा के पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे डेल्टा लिखोगे, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे डी लिखोगे, डी डेल्टा, और इस केस में डिराक डेल्टा फंक्शन के टाइम में इस तरह से डेल्टा लिखते हैं। तो ये डेल्टा x इज इक्वल टू 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मान के चलते हैं कि हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन ओरिजिन में हो रहा है, तो इस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब जगह पे 0 है वैल्यू, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस सब जगह पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 है, और इस फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 0, इस जगह पे जहां पे हम लोग का चार्ज लोकेटेड है उस जगह पे इसका वैल्यू होगा इनफाइनाइट। ठीक है, और कैसे इनफाइनाइट होगा, इस तरह से इनफाइनाइट होगा कि ये जो इंटीग्रेशन जब करोगे इस फंक्शन का फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इस एक्सिस पे, तो इसका इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया है यहाँ पे इसके नीचे ये वाला जो एरिया है, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन है, इसको बाय हार्ट याद करना है। याद कर पाओगे इसको, इक्वेशन 14 को 1.4 सॉरी,
क्या डिराक डेल्टा डेफिनेशन फंक्शन का डेफिनेशन याद हो पाएगा तो तुम लोग से ना, नहीं हो पाएगा? सुजीत, सुजीत प्रकाश, यस सर। याद हो यस जाएगा सर। डिराक डेल्टा फंक्शन? सर याद कर लेंगे। याद कर लोगे? देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिज्म है, यस एक सर। प्रकाश है। बिना मैग्नेटिज्म के यस सर। प्रकाश नहीं आता है। तो अगर ये वाला यस सर, क्योंकि डेफिनेशन, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, तो जब आकर्षण को बहुत जोर जोर से इधर उधर करोगे तो उसमें से प्रकाश निकल के आएगा। ठीक है? आकर्षण को सर। अट्रैक्शन को ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है इसमें। तो अभी ये फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है उसका एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। ठीक है? सपोज हम लोग के पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है? इसका हर एक पॉइंट पे कुछ वैल्यू हो सकता है। एफ एक्स इक्वल टू से 5 भी हो सकता है। ठीक है? ये फंक्शन इक्वल टू से 5 हो सकता है। ठीक है? तो 5 होगा तो मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये एफ एक्स इक्वल टू 5 ऐसे करके बना दिया। यहाँ पे ये एक्सिस 5 हो गया, है ना? एफ एक्स इक्वल टू 5, ये वाला फंक्शन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग ये एफ एक्स को dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस सर इन्फिनिटी। आपका वीडियो ऑन है क्या सर? सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा, मतलब वो क्वेश्चन। हाँ, दिखा रहा है, अभी स्क्रीन दिखा रहा है। मेरा तो अभी भी प्रेजेंटिंग मोड में ही है। यस सर, अब सर दिख एक रहा बार है। व्हाट्सएप चेक करिए ना सर। हाँ, किस पे क्लिक करें? सर एक बार व्हाट्सएप चेक करिए तो सर। और किसी को दिखाई दे रहा है वीडियो? स्क्रीन दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दिखाई दे रहा अभी दिखा तो सर, फिर अभी अभी दिखा नो तो। सर। सर एक बार व्हाट्सएप खोल लीजिए सर आप। कुछ दिखाएं आपको। सर आप अपना वीडियो पहले ऑफ करिए सर, उसी की वजह से हो रहा है। मेरा वीडियो ऑन है। अब हुआ ठीक? अब दिखा रहा है तुम लोग को? हाँ सर, इसी की वजह से हो रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, यू आर प्रेजेंटिंग टू। नो सर, अभी भी नहीं। नो सर, अभी भी नहीं सर। नो सर। रुको रुको, सर एक और व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे क्या करें? अब दिखा रहे हैं? सर व्हाट्सएप पे आप चेक करिए ना सर, हम कुछ भेजे हैं, देखिए उस कैसे कैसे शो कर रहा है। ना, इसमें तो हमारे व्हाट्सएप भी नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग का आवाज तो आ रहा है मेरे पास। अच्छा रुको, स्टॉप प्रेजेंटिंग करके फिर से प्रेजेंट करते हैं। सर वीडियो का ऑप्शन है ना सर नीचे में, उसको ऑफ कर दीजिए, हो जाएगा। तो ऑफ कर रहे हैं फिर ऑन हो जा रहा है। ओके, ऑफ हो गया। अब दिखा रहे हैं? अब दिखा रहे हैं स्क्रीन? नो सर। वीडियो नो भी सर। ऑफ है। नो सर, प्रोफाइल। प्रेजेंट करिए सर, अब शो करेगा। अब दिखा रहे हैं? यस सर, अब आया। अब आ गया सबके पास? यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, ठीक है। यस सर, यस आ गया सर। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? आकर्षण दिखाई दे रहा है? यस सर।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन किए इस तरह से। अब इसको समझते हैं कि इस बस टाइप का अगर प्रोफाइल पिक्स दिख रही है, हाँ क्या पिक दिख रही है? बस प्रोफाइल पिक्स दिख रही है हम लोगों को, अच्छा दिखने लगी। ये वीडियो नहीं बाकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को? उसमें देखो एक हो गया स्क्रीन सर, हो गया हो योर गया। प्रेजेंटेशन बोल के एक है, अलग से आएगा प्रेजेंटेशन वाला, उस पर क्लिक करो। देखो मेरा नाम हाँ अलग से सर, दिखाएगा और मेरा प्रेजेंटेशन अलग से दिखाएगा, वो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो, ठीक है? अब जी दिख सर, रहा है? अब शो कर रहा है सर। हाँ, तो अभी हम लोग ये डिराक डेल्टा फंक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज हम लोग के पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज इक्वल टू 5, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है? और अब हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट फंक्शन को डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो इस कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इस एक्स एक्सिस में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 5, ये हो गया हम लोग का फंक्शन, और ये वाला है हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन। अब ये डिराक डेल्टा फंक्शन इस जगह पे सब जगह जीरो है, यहाँ पे भी सब जगह जीरो है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखेंगे, एफ एक्स इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किए डी एक्स के साथ, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू जब भी जीरो नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो इस फंक्शन का वैल्यू सब जगह हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट इज जीरो। सिर्फ x इक्वल टू जीरो में इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? तो जब x इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एफ एक्स, अभी वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा तुम लोग को सबको? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, ये वाला अभी ये आ सर जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो सर शो कर रहा है। शो कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ये वाला देखो, यस सर। यहाँ पे जब भी x इज नॉट इक्वल टू जीरो तब ये जीरो हो जाएगा, और जब x इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाला वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग f इक्वल टू जीरो बैठा देंगे। तो f इक्वल टू जीरो यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे हम लोग सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, तो हम लोग के पास बचेगा सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन इनसाइड। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बचा, इसका जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन से ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग को इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा f0। सिर्फ इस पॉइंट पे इसका वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, बाकी सब 1 हो जाएगा, ठीक है? ये वाला इंटीग्रेशन समझ में आया? ये है डिराक डेल्टा का इंटीग्रेशन। सर इसका लास्ट में जो आंसर है वो कितना था, f0? जीरो। यहाँ पे हम लोग का डेफिनेशन में क्या है, जब x इक्वल टू जीरो होगा तभी इसका वैल्यू है, अदरवाइज इसका वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा। तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी सब जगह जीरो हो गया, सिर्फ f इक्वल टू जीरो पे ही इसका एक वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे जब f इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे जीरो बैठा है, और यहाँ पे जब जीरो बैठाओगे d इक्वल टू जीरो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये f इक्वल टू जीरो जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे बाहर निकाल दिए, और ये वाला अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग को पता ही है बाई डेफिनेशन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू f0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये डिराक डेल्टा फंक्शन से डील करते हैं, ठीक है? अब ये जीरो पे नहीं होके हो सकता है कोई एक पॉइंट पे होता है, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस a, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इट इज इक्वल टू जीरो फॉर x नॉट इक्वल टू a, ठीक है? अगर a पे डिफाइन करना होता तो एट पॉइंट a, एंड इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो का जगह a हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो है सिर्फ a में एक क्वांटिटी रहेगा इस वैल्यू का, ठीक है, जीरो की जगह। तो यहाँ पे ये जो जीरो है, जीरो की जगह a हो जाएगा, तो एफ ए बाहर आ जाएगा, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का एफ ए। तो a पॉइंट में इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू ये फंक्शन लेगा। ये हुआ डिराक डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन। वैसे ही इसको 3 डायमेंशन में भी डिफाइन किया जाता है, तो 3 डायमेंशन में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, इसमें डेल्टा क्यूब r, इसका मतलब हुआ डिराक डेल्टा फंक्शन इन x कोऑर्डिनेट, डिराक डेल्टा फंक्शन इन y कोऑर्डिनेट, एंड डिराक डेल्टा फंक्शन इन z कोऑर्डिनेट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 डायमेंशन में मिल जाता है। तो इसको जनरली हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं,
डेल्टा क्यूब आर, और इसका इंटीग्रेशन इस तरह से होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 लिमिट लगेगा, x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा दिस विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या था, सरफेस ये था लाइन इंटीग्रेशन, 1 डायमेंशन में लाइन इंटीग्रेशन होता है, और 3 डायमेंशन में जब आ जाओगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये है हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन का डेफिनेशन। अब अगर डिराक डेल्टा फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करोगे तो उसका अलग वैल्यू आएगा। उसका क्या वैल्यू आता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये वाले फंक्शन के ऊपर गॉस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या फिर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के पास ये फंक्शन रहे तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ये हम लोग का गॉस थ्योरम का डेफिनेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस v शुड बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इनटू एरिया। अब इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे ये ऊपर कैलकुलेट किए थे, ये रहा v डॉट डी ए, ये वाला फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, दिस इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। तो इस फंक्शन का वैल्यू हो गया हम लोग का 4 पाई, और यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 1 की जगह हम लोग ये डेफिनेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके, है कि नहीं। ये वाला जो 1.6 है, 1.6 को यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे तो 1 है एक हम लोग का, इसको 1 से एनी टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 की जगह ये वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा देता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वालिटी को होल्ड करवा रहे हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो क्या हुआ, ये इक्वालिटी शुड होल्ड फॉर ऑल पॉइंट्स। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इनसाइड यहाँ पे जो क्वांटिटी है दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये हो गया हम लोग का इसका वैल्यू। तो ये हो गया हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये है हम लोग का डिराक डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करेंगे और मैग्नेटोस्टैटिक में भी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी एज 1/r²। तो ये वाला फंक्शन हम लोग बार बार इनकाउंटर करेंगे। तो अभी अगर हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को, तो हम लोग का ये वाला इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो जब इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करोगे तो दिस डाइवर्जेंस जब इसका निकालोगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा क्यूब r, यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई होगा, ये होगा इसका वैल्यू। तो जब इसको इसके साथ यहाँ पे ऑल ओवर द स्पेस इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल गिव यू 4 पाई, दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया क्या चीज है डिराक डेल्टा फंक्शन और उसका क्या रिक्वायरमेंट है। क्या समझ में आया संजीव, हिमांशु? कोई डाउट है तो जी सर। बताओ, फिर से डिस्कस करेंगे। कोई एक पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है? सुजीत, सुजीत, यस सर। हाँ यस बताओ, सर। डिराक डेल्टा फंक्शन में क्या कंफ्यूजन है बताओ। देखो कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसी टाइम पूछो, अगर नहीं समझोगे उस टाइम में तो बाद में तुमको कोई नहीं समझाएगा। तो तुम्हारा क्या डाउट है इसमें, कौन सा कोई भी पॉइंट तुमको समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग का पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा। बोलो तुम मुझे, तुम क्लास में आते हो, ठीक है, तुम लोग का क्या मोटिव होना चाहिए कि क्लास में आए तो वो 45 मिनट या 40 मिनट जो भी है उसको यूटिलाइज करो। वीडियो ऑन करके छोड़ देने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अटेंडेंस लग जाएगा, अटेंडेंस में हार्डली
4 या 5 मार्क्स होते हैं। एग्जाम में लड्डू आ गया तो फेल हो जाओगे। सर हाँ जैसे मैं यहाँ पर जैसे अभी ऑनलाइन क्लास कर लिया तो इसको रिवीजन के लिए क्या प्रोसेस है, बुक से करना पड़ेगा कि आपका पीडीएफ से करना पड़ेगा? मेरा पीडीएफ को रेफरेंस की तरह यूज करोगे और बुक से पढ़ोगे। तो सर इसका सबसे बेस्ट बुक कौन सा होगा फिजिक्स के देखो लिए? मैं जो ये ज्यादातर नोट्स बना रहा हूँ ना, तुम लोग देखोगे ज्यादातर नोट्स ग्रिफिथ का बुक से ही बना हुआ है, ठीक है। ग्रिफिथ के बुक में बहुत सारा स्टेप जंप रहता है, कैलकुलेशन नहीं किया हुआ रहता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ज्यादा कुछ लिखता भी नहीं हूँ, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो एक एक चीज समझने की है, लेकिन तुम लोग को जितना चाहिए एग्जाम के लिए मैं उतना ही इसमें निकाल निकाल के दे रहा हूँ। अब डिराक डेल्टा फंक्शन तुम लोग के एग्जाम में अलग से नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको बार बार यूज करोगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ये सब स्टेप्स याद ना करना पड़े, ये नेचुरली आए। प्योर डिराक डेल्टा फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये नेचुरली समझ में आए, इसीलिए ये एक तरह से बोल सकते हो मेमोरी टूल है डिराक डेल्टा फंक्शन को याद करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं ज़्यादातर यही बुक फॉलो कर रहा हूँ, ग्रिफिथ का बुक फॉलो कर रहा हूँ। ग्रिफिथ का बुक तुम लोग के साथ शेयर किया गया था। ये रहा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये वाला बुक का सॉफ्ट कॉपी तुम लोग के ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो इस बुक को फॉलो करोगे, ठीक है। और अगर इससे भी कुछ इजी चाहिए तो नेट में सर्च करो डिराक डेल्टा फंक्शन देखे। तो ये देखो 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन, ये 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन पूरा किया हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट में किया हुआ है, यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे एक पार्ट है डिराक डेल्टा फंक्शन का। तो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो ये सारी चीज को हटा के जितना तुम लोग को चाहिए उतना ही मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये 6-7 पेज का है डिराक डेल्टा फंक्शन। हम लोग को इतना सारा इतना इन डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ कैसे कैलकुलेट करना है डिराक डेल्टा फंक्शन से वो जानना है, तो उसके लिए ये नोट बनाया है हमको अगर और ये मैं एग्जाम तुम में लोग के प्रूफ साथ शेयर कर दूंगा। हाँ बोलो। एग्जाम में हम लोग प्रूफ करने के लिए आएगा तो सर आपके नोट्स में जो है सर उससे हम लोग कर सकते हैं। देखो मेरे नोट्स में जो है उससे तुम लोग न्यूमेरिकल बना सकोगे, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल सभी एग्जाम में आएगी। तो अगर नोट्स फॉलो नहीं करोगे या फिर क्लास फॉलो नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। वो नहीं सर, जैसे आप दिखाएं वो बुक में था तो बहुत ज्यादा था सर, और आप में जो ये डिराक डेल्टा फंक्शन है तो सर तो डिराक आप डेल्टा इसको फंक्शन हम छोटा लोग को करके। सिर्फ इसका वैल्यू याद रखना है, ठीक है। हम लोग को क्या याद रखना है, ये 1 डायमेंशन में ये प्रूफिंग होता नहीं। है याद रखना है, और 3 डायमेंशन में इसका वैल्यू होता है, ये रहा पोलर कोऑर्डिनेट में ये होता है, तो ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। और ये तो अपने प्रूफ नोट्स नहीं में आता है ना हाँ सर, एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है। ना 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 प्रूव करने नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, तुम लोग का ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में जो है वही आएगा। लेकिन और बाकी सब चीजें जब प्रूव करोगे, जैसे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो उस सब टाइम में ये सब चीज यूज करेंगे हम लोग। तो अचानक से अगर मैं हवा से इसको खींच के ले आऊंगा तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन का, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अचानक से स्फेरिकल इसमें 3 डायमेंशन में हम लोग का ये इक्वल टू 1 होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू ऐसा क्यों हो जाता है। ये जो है ये 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है 4 पाई, और ये पोलर कोऑर्डिनेट में है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम लोग डील करते हैं
डिराक डेल्टा फंक्शन से तो उसका वैल्यू इतना होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड में डील कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जब डील करते हैं तो हम लोग आर थीटा फाई में डील कर रहे हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट में हो गया। तो दोनों केस में इसका वैल्यू अलग हो जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसका क्या वैल्यू है, ये है। और ये कैसे आया, इसका सारा स्टेप्स यहाँ पे दिखाया हुआ है शॉर्ट करके, जितना शॉर्ट किया जा सकता है उतना शॉर्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखो ये सब नो चीज सर। लेके जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना तुम लोग का डाउट क्लियर होगा, और जितना तुम लोग चुपचाप बैठे रहोगे उतना तुम लोग कंफ्यूज होते जाओगे, और ये कंफ्यूजन विद टाइम बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें और कंफ्यूज होगे, उसके बाद वाला क्लास होगा उसमें और भी ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो अभी देखो ये सुजीत ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई ना, और भी ना नहीं हुई? क्या ऋषिकेश? ऋषिकेश, यस सर। सुजीत Yes, का sir. क्वेश्चन कुछ हेल्प किया कि नहीं किया तुम्हें? यस सर, हुआ सर, हेल्प हुआ सर। तो इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना ही तुम लोग को टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, तुम लोग जो 1 घंटा आधा घंटा यहाँ पे बैठे हुए वो टाइम तुम लोग का यूटिलाइज होगा सही से, एक टॉपिक समझ पाओगे। और अगर वैसा नहीं करोगे तो तुम लोग 40 मिनट यहाँ पे बैठे बैठे फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ना तुम लोग खेल पाओगे ना और कुछ कर पाओगे, तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। वो नहीं करके इससे बढ़िया है यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहोगे तो टाइम यूज होगा, फिर जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के टाइम में कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्लास के टाइम में बैठे रहते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आउटपुट हो जाता है जीरो, डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह हो जाता है। एग्जाम के टाइम में वर्क आउटपुट इज इनफाइनाइट और अभी जीरो। तो लास्ट में उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक कांस्टेंट निकल के आएगा 5। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आया, 5 आया। दिस इज योर स्टडी बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले स्टडी करते हो ऐसे इनफाइनाइट, और बाकी सब टाइम जीरो, यहाँ पे भी जीरो, उसके बाद भी जीरो। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो 5 ही निकल के आएगा, इनफाइनाइट निकल के नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंटली रोज 5 करके करते जाओगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे सिर्फ 5 को, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, 5 इंटू इन्फिनिटी आएगा। तो हम लोग को डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं बनना है, हम लोग को कांस्टेंट फंक्शन बनना है लाइफ में। ठीक है, और कोई चीज में किसी को डाउट है? तो अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, कर्व कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस हम लोग दिखाएंगे क्या होता है उसका वैल्यू। ठीक है, और कर्व का वैल्यू क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, वो हम लोग देखेंगे कि जीरो होता है। तो उस केस में हम लोग एक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे फाई, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा तो उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका मैं कुछ नोट्स तुम लोग के साथ अभी शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में और उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो नोट्स को पूरा पढ़ोगे, एक बार अच्छे से पढ़ के देखोगे कितना दूर तक क्या समझ में आ रहा है, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सको कि सर को क्या क्वेश्चन पूछना है। अभी तुम लोग मेरा इंटरव्यू लो, जब एग्जाम होगा तब मैं तुम लोग का इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, ये क्लास को अभी एंड करते हैं। 1 मिनट रुको, अटेंडेंस ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सुजीत, कुछ बोलने वाले हो? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो।